Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is 10th June 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीएससीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। इसे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। ये आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट सेक्शन इज नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019 एंड 20 रिलीज किया गया है। इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है वो आगे हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल है WCL मतलब कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने क्या किया है, 3 न्यू कोल माइंस को ओपन किया है। इससे हमें क्या फायदा होगा वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल क्या है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ चेंजेस लाए गए हैं। क्या चेंजेस हैं वह हम आगे आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फसाई स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20 रिलीज ड्यूरिंग वेबनायर के दौरान क्या किया गया है, फसाई स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, फसाई के द्वारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 रिलीज किया गया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि फसाई है क्या, मतलब फसाई के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फसाई है क्या जिसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। फसाई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि फसाई एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। अब फसाई का काम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है फसाई का, इस बॉडी का इसका मेन ये है कि जो फूड है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करें और फूड की क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, कस्टमर्स उससे फूड से सेटिस्फाई हो, मतलब कि जितना भी फूड कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है उन सारी चीज़ों में उनको सेटिस्फेक्शन मिले। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने का काम, इसका पूरा रोल किसको प्रोवाइडेड है, फसाई को। फसाई ये सारे काम करता है। फसाई का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम मेन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल में जैसे कि हमने भी देखा, फसाई के द्वारा द सेकेंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसमें गुजरात ने टॉप किया है अमंग लार्ज स्टेट। जितने भी हमारे बड़े राज्य हैं उसमें गुजरात ने टॉप किया है और जो हमारे स्मॉल स्टेट्स हैं, छोटे राज्यों में किसने किया है, गोवा ने इसमें टॉप किया है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, ये इंडेक्स किस दौरान रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि 7 जून को 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था। तो इसका थीम क्या था, और फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस, मतलब कि जो फूड की सेफ्टी है वो सभी का एक काम है, एक व्यवसाय है। हम सभी को फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। अगर आपके पास आप इतने कैपेबल हैं कि आप नीडी पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं, उन जरूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं तो आप कीजिए। मतलब कि एक तरीके से ये क्या है, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। आपको उसमें फूड सेफ्टी जो फसाई है इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था और थीम था फूड सेफ्टी इज एवरीवन। तो इस ओकेशन में ये वेबिनार कंडक्ट हुआ था और इसी वेबिनार के अंडर ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, इस वेबिनार के दौरान जो कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में उन लोगों ने जिन्होंने मतलब सबकी हेल्प की है, जितने कि जिनके पास अच्छी भरपूर मात्रा में फूड था, सब कुछ था, उन्होंने जो नीडी पीपल्स की हेल्प की है तो उन्हें क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है इसमें जो रैंक्स होते हैं, स्टेट को जो रैंक दी जाती है वो 5 पैरामीटर्स पर दी जाती है और हर साल ये मतलब कि ये रेगुलेट किया जाता है, बताया जाता है कि किस दौरान मतलब किस स्टेट ने कैसा काम किया, उस दौरान उनको रैंक मिलती है। हम देख लेते हैं किन स्टेट ने इसमें टॉप किया है। तो लार्ज स्टेट में हम देखते हैं गुजरात ने फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है तमिलनाडु एंड थर्ड पर है महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट में गोवा फर्स्ट पोजीशन पर है, मणिपुर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर है मेघालय। और यूटीज में चंडीगढ़ इज इन द फर्स्ट पोजीशन, दिल्ली सेकंड एंड थर्ड में अंडमान आइसलैंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड opened 3 new coal mines for rupees 849 crore, 100 million ton coal production target by
फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के आते आते तक ये बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वो क्या करेगा, थ्री जो न्यू कोल माइंस ओपन कर रहा है, तो हम कोल का प्रोडक्शन कितना बढ़ाएंगे, 100 मिलियन टन तक हम इसको इंश्योर करेंगे कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो वो 3 माइंस कौन कौन से हैं, हम उनके नाम देख लेते हैं और प्लेस देख लेते हैं जहाँ पे ये जो 3 माइंस है उन्हें ओपन किया जाएगा। तो जो फर्स्ट है वो है आर्टसा माइन, ये कहाँ पर है, इसे कहाँ ओपन किया जाएगा, ये जो तीनों माइंस है वो हमें याद रखना कि ये अंडरग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट माइन है ये कहाँ ओपन होगी, नागपुर में, ठीक है, एरिया ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड कौन सी है, शारदा अंडरग्राउंड माइन, ये कहाँ पर है, कान्हा एरिया एंड थर्ड वन कौन सी है, धनकसा अंडरग्राउंड माइन इन पेंच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कि ये जो दो माइंस हैं, शारदा अंडरग्राउंड माइन और धनकसा अंडरग्राउंड माइन, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ओपन होंगी। और जो ये फर्स्ट वाली है आर्टसा माइन, ये नागपुर एरिया में महाराष्ट्र में ओपन होगी। तो ये 3 माइंस है जिन्हें ओपन किया जाएगा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। सेकेंड पॉइंट क्या इसमें आता है कि ये जो तीनों माइंस हैं इनका जो पूरा प्रोडक्शन है, अगर हम साल भर का इनका प्रोडक्शन निकालें तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, 2.9 मिलियन टन। मतलब कि अगर हम इनका पूरा कंबाइंड प्रोडक्शन निकालें तीनों माइंस का, तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, 2.9 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है इसके द्वारा ये भी टारगेट किया जा रहा है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 तक वो क्या करेंगे, 75 मिलियन टन तक का कोल प्रोडक्शन करेंगे। उन्होंने मतलब ये अपना एक सब टारगेट सेट करके रखा है। तो हम वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड का हेड देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, महाराष्ट्र नागपुर में। और CIL कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट चेंजेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स मोर प्रेफरेंस टू लोकल सप्लायर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स थे उनमें चेंजेस लाए हैं और ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको दी है, जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद रिवाइज पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर था 2017 उसे क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है। इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है मेक इन इंडिया को, ठीक है। हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, इससे जो रिवाइज किया गया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर को, तो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया को। तो इस दौरान क्या किया गया है, इसमें जो नॉर्म्स थे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स थे, उन्हें मॉडिफाइड किया गया है, उनमें चेंजेस लाए गए हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस हम अब किसको दे रहे हैं, उन कंपनीज को और उन गुड्स को जिनकी जो सर्विस है वो 50% है और मोर लोकल कंटेंट है। उसमें जो लोकल कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो उन कंपनीज को और उन लोकल सप्लायर्स और उन गुड्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मतलब कि जो ये चेंजेस लाए गए हैं नॉर्म्स में, उन्हें मॉडिफाइड किया गया है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करेंगे, जो मेक इन इंडिया है उसको क्या करना है, हमें प्रमोट करना है और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर था उसमें चेंजेस लाए हैं, उनकी नॉर्म्स में चेंजेस लाए हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता क्या है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट वो होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट ऑन अथॉरिटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कंपनीज से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करती हैं, ठीक है। और जो जितने भी लोकल सप्लायर्स हैं उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना प्रॉफिट नहीं देखती है, इसमें गवर्नमेंट किसका ज़्यादा प्रॉफिट देखती है, हमारी जो पब्लिक है उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उस चीज़ को ज़्यादा महत्वाकांक्षा दी जाती है कि जो हमारे पब्लिक हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो MSME सेक्टर्स हैं, ये सारी जो सप्लायर्स हैं, लोकल सप्लायर्स हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा, कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 है, इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लास 1 सेकेंड एंड नॉन लोकल सप्लायर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दिए जाएगा, कि जो गवर्नमेंट है अब वो क्या करे, जो गुड और सर्विसेज खरीदें वो लोकल सप्लायर्स का खरीदें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें क्या, अब हमें ये देखना है कि लोकल कंटेंट क्या होता है,
ठीक है। जो हमारी स्थानीय सामग्री होती है, लोकल कंटेंट को हम कहते हैं स्थानीय सामग्री। लोकल कंटेंट एक अमाउंट होता है जिसमें जो कि इंडिया की वैल्यू में ऐड होता है। इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम है ए, इसकी जो टोटल वैल्यू है, जब इसको हमने बनाया तो इसकी जो वैल्यू है, मतलब कि जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें जो इंपोर्ट वगैरह लगे हैं, जिसमें जो कस्टम ड्यूटी लगी है उसे हम माइनस करेंगे। और इसके जो प्रपोर्शन में क्या आएगा, इसका जो पूरा प्राइस है, जो इसका टोटल प्राइस है, उससे हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं पब्लिक कंटेंट। और इसका जो प्राइस आता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, इस प्राइस को मतलब कि ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो चेंजेस लाए गए हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में, इन चीज़ों को मतलब लोकल कंटेंट को अब ज़्यादा महत्वाकांक्षा दी जाएगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है, किसकी पोजीशन क्या आई है, इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल इज इंडियाज रैंक 168 इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 एंड डेनमार्क टॉप्स। इंडिया की जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 168। यहाँ पे हमें इंडिया की रैंक याद रखनी है, और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या आता है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या गया है, रिलीज किया गया है किसके द्वारा, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी ने जॉइंटली इस इंडेक्स को रिलीज किया है। किस किस यूनिवर्सिटी ने, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि किस, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कि कौन सी दो यूनिवर्सिटीज थी जिनके द्वारा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जॉइंटली इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है 168 आई है आउट ऑफ 180 कंट्री। मतलब कि इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब आई है। मतलब कि सोचिए 180 कंट्रीज़ को यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है, उसमें से इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 168, और इंडिया का स्कोर कितना है, 27.6 आउट ऑफ 100। मतलब कि आउट ऑफ 100 27.6 इंडिया का स्कोर है। और इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है, टॉप पर है डेनमार्क। डेनमार्क की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट पोजीशन पर है डेनमार्क, और उसका जो स्कोर है कितना है, 82.5। की पॉइंट्स क्या है इसमें, हमारे की पॉइंट्स है हमारे, जो हम की पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। द ईपीआई प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव बेसिस। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव बेसिस पर ये जो चीज़ें उनको कंपेयर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उनको समझा जाता है कि जो इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस है कंट्रीज़ की, उन्हें उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कंपेयर एनालाइज किया जाता है और समझा जाता है। ठीक है। इसमें मेनली 32 की सस्टेनेबल इंडिकेटर्स होते हैं और 11 कैटेगरीज होती हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको ये क्या याद रखना है, यहाँ पे 32 इंडिकेटर्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स 11 कैटेगरीज होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, जो सारी कंट्रीज़ के जो ये इंडिकेटर्स और कैटेगरीज हैं, तो इस बेसिस पे क्या किया जाता है, जो सारी कंट्रीज़ हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, और जिसके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आए तो उस बेसिस पे क्या किया जाता है, जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब परफॉर्मेंस बाय साउथ एशियन रीजन, जो हमारा साउथ एशियन रीजन है उनके द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे भूटान, तो इसमें भूटान ने टॉप किया है फ्रॉम द बॉटम, मतलब बॉटम से इसमें भूटान ने टॉप किया है, और भूटान है, और अफगानिस्तान वॉज द एट द बॉटम, सॉरी अफगानिस्तान एट द बॉटम पर है और भूटान ने भी टॉप किया है। ठीक है, मतलब कि फ्रॉम द बॉटम अगर हम नीचे से देखें तो अफगानिस्तान और भूटान ने इसमें टॉप किया है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है उन टॉप 3 कंट्रीज की और इंडिया की। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, डेनमार्क, इसकी स्कोर कितना है 82.5। सेकंड पर है लग्जमबर्ग, इसका 82.3 है, और थर्ड पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड 81.5 स्कोर के साथ, और इंडिया की रैंकिंग है 168 27.6। तो आपको फर्स्ट 3 और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे याद रखनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। टेक महिंद्रा के द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया है
यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट, इसमें क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल है टेक महिंद्रा साइन यूएनसीजी इनिशिएटिव टू रिड्यूस CO2 emissions, टारगेट टू रेज रिन्यूएबल एनर्जी टू 50% बाय 2025। मतलब कि टेक महिंद्रा के द्वारा यूएनसीजी के साथ क्या किया गया है, एक साइन हुआ है जिनमें वो क्या करेंगे, जो CO2 का इमिशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और ये टारगेट करेंगे कि 2025 तक जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो 50% तक रेज हो। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये आता है कि जो टेक महिंद्रा लिमिटेड है उन्होंने क्या किया है, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साइन किया है। इसमें क्या हुआ है, जो टेक महिंद्रा लिमिटेड की एक आईटी कंपनी है, ठीक है, जो कि एक सहायक कंपनी होती है, जिसे हम कह सकते हैं सब्सिडियरी कंपनी है, उन्होंने अब वो किस लिस्ट में आ गई है, 155 ग्लोबल कंपनीज है उसमें शामिल हो गई है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, मतलब टेक महिंद्रा की एक क्या है, एक सहायक कंपनी है, ठीक है, एक आईटी जो है एक सहायक कंपनी है, वो अब किस में शामिल हो गई है, 155 जो ग्लोबल कंपनीज हैं उसमें शामिल हो गई है। किसके बाद, जब टेक महिंद्रा ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ ये इसको साइन किया, उसके बाद अब ये इसमें ये जो कंपनीज शामिल हुए हैं वो किस लिए शामिल हुए वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। बट इसका जो मेन काम है वो क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट साइंस है इसको हम कैसे और रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम अपने क्लाइमेट साइंस में। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम और क्या क्या नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो हमारा मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है इसका मेन एम यही है, मेन उद्देश्य यही है कि किस तरीके से जो हमारी दुनिया भर में जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं वो हमारे साथ मिलकर आए, ज्वाइंट हो हमारे साथ, और जो हमारा क्लाइमेट साइंस है उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में जो हमारा कार्बन का एमिशन है, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है उसे हम कैसे रेज कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें देखा जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि टेक महिंद्रा की एक सहायक कंपनी, यहाँ पे हमें ये याद रखना है सहायक कंपनी मतलब कि सब्सिडियरी आईआईटी कंपनी 155 ग्लोबल कंपनीज में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है इसमें टेक महिंद्रा का एम क्या है, मतलब कि इसमें जो टेक महिंद्रा ये जो कंपनी है इन्होंने क्या अपने काम निश्चित किए हैं। उन्होंने ये निश्चित किया है कि उनका एम क्या है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एमिशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करने के लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेट का यूज़ करें, डिजिटलाइज हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। तो ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज लाकर वो क्या करेंगे, एनर्जी को कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट टाइम क्या है टेक महिंद्रा क्या कि वो क्या करेंगे 2025 तक, मतलब कि 2025 के आने तक वो क्या करेंगे, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसे इंक्रीज करेंगे। तो ये कुछ टारगेटेड हैं, टारगेट जो टेक महिंद्रा के द्वारा सेट किए गए हैं कि वो इन टारगेट्स को पूरा करेंगे और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो क्या हो गए हैं अब 155 ग्लोबल कंपनीज में शामिल हो गए हैं, तो उनको ऐसे काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो टेक महिंद्रा ने ये भी कमिटेड किया है कि वो क्या करेंगे, जो कार्बन का एमिशन है उसे नेट जीरो तक लेकर जाएंगे और ग्रे टू ग्रीन इकोनॉमी को इंश्योर करेंगे। मतलब कि जो हमारी इस टाइम का जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, वो किस टाइप की है, चारों तरफ पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो पॉल्यूशन है मतलब कि ग्रे, और जब कार्बन का एमिशन कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा दिखेगा, चारों तरफ हरियाली दिखेगी, ग्रीन। तो इनका जो ट्रांजिशन है उन्होंने क्या ये कमिट किया है कि वो अपने इकोनॉमी को ग्रे टू ग्रीन तक लेकर जाएंगे। अब यूएनसीजी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है, ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है, ठीक है। ये क्या करता है, उन सारी कंपनीज को बुलाते हैं जो कंपनीज क्या कर सकती हैं, जो हमारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे ह्यूमन राइट्स, लेबर, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन एंड इन सारी चीज़ों पर क्या कर सकते हैं,
जो हमारे एडवांस सोसाइटी गोल्स हैं, इन सारी चीज़ों पर हम एक्शन ले सकें, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर एक्शन ले सकें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ला सकें। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड मतलब कि ये इनिशिएटिव लिया गया है, UNCG। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है कि साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया है। साइंटिस्ट ऑफ ARCI, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर के द्वारा क्या डेवलप किया गया है? रेयर अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को डेवलप किया गया है। इसका मेन काम क्या है कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होगा उसे इंश्योर करेंगे, उसे और इजी बनाएंगे। तो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल है साइंटिस्ट एट ARCI डेवलप्स मैग्नेटो कैलोरी मटेरियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए उन्होंने क्या किया है? मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को डेवलप किया है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या आता है कि साइंटिस्ट के एक टीम ने ये क्या किया है? साइंटिस्ट की टीम ने मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को डेवलप किया है, ठीक है। इसमें ARCI के साइंटिस्ट हैं और DCST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर इस मटेरियल को डेवलप किया है। ये कैसा मटेरियल है? ये एक रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल है, जो कि जिसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं या फिर उसे रिमूव करते हैं तो जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो क्या होगा? वो अपने आप कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और अपने आप ही वो हीटेड हो जाएगा। अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो हीटेड हो जाएगा, और अगर हमने उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर ली? हटा ली, तो वो जो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ये किस लिए यूज होगा? ये जो मटेरियल है, जो मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, ये किस लिए यूज होगा? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर का ट्रीटमेंट होगा उसके लिए इसे यूज किया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको मतलब कि जो मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल था, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? हमने इसको क्यों डेवलप किया? तो इसमें हमारा आंसर ये आता है कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है? मैग्नेटिक हाइपरथेमिया के द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया के द्वारा इस यूज़ होता है। इसमें जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया यूज़ होता है। जो क्या होता है? एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग जिससे कि जब ये एक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स। अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इनकी जो हीट है, मैग्नेटिक जब रिलैक्सेशन होता है, लॉस होता है, मैग्नेटिक रिलैक्सेशन होता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है इन पार्टिकल्स में। और ये जो पार्टिकल्स हैं हम वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है? जब ये बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो जाता है, बहुत ही इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते उस टेम्परेचर को। तो इससे क्या हो जाता है? जो बॉडी है उसमें जो हमारे सेल्स होती हैं, हेल्थी सेल्स होती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं और बॉडी में हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इससे। जैसे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को लेकर आना पड़ा, इसे डेवलप करना पड़ा, क्योंकि जो मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया ये जो हम यूज़ करते थे, इससे हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते थे। अब हम इस मटेरियल को कैंसर के ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या होगा? ये मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल है, ये क्या करेगा? जो बॉडी में जब हम इसे एंटर करेंगे, बॉडी में से कंजक्टेड करेंगे, तो ये रेडिएशन थेरेपी है। इसमें इससे क्या होगा? जो हम बॉडी का टेम्परेचर है उसे क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिससे कि हमें इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे हाइपरथर्मिया के, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया के, जैसे कि जो हेल्थी सेल्स रहती थी वो डैमेज हो जाती थी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते थे, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा? जो ट्रीटमेंट होगा वो भी अच्छे तरीके से, समय के साथ अच्छे तरीके से इसमें क्या होगा? हमारा इसमें टाइम भी बचेगा और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे तरीके से होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज़। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल है अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम। MP गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। क्या है प्रोग्राम? वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल है प्लांटेशन ड्राइव नेम थैंक मोम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक प्लांटेशन ड्राइव क्या हुई है?
ड्राइव हुई है, स्टार्ट हुई है, जिसका नाम क्या दिया गया है, थैंक मॉम। तो हम मेन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मध्य प्रदेश लॉन्चेस वेलफेयर प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारे एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या किया है, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें मतलब कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं इस पोर्टल में वो जाकर क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा फायदे मिल सकें। और इसमें क्या है, एक मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी है इसमें, इसके अंडर, जिसमें क्या होगा, जितने भी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें क्या किया जाएगा, 300 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसमें हम की पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जो हमारी कोविड-19 की चल रही है, इसमें हमारा मेन पर्पस क्या है, जो हमारी ग्राम पंचायत हैं और जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलपमेंट करें। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने उनको 1555 करोड़ टू 22,800 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए हैं। किसको, ग्राम पंचायत को, ताकि जो वो क्या कर सकें, चीज़ों को इंश्योर कर सकें, उनके पास कोई कमी ना आने पाए और वो डेवलप करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो हमारे अर्बन बिजनेस हैं तो उन्हें जो स्टेट क्या करेगा, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम एंड शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंडर क्या होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। इसके अंडर क्या करेगा, जो हमारा स्टेट है वो क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम है ये पीएम के द्वारा चलाए गए हैं। यहाँ पे हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो दोनों प्रोग्राम है ये पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए हैं, बट इसमें जो हमारे स्टेट है वो क्या, इसमें उनका योगदान क्या होगा कि जो हमारे स्टेट हैं वो अर्बन बिजनेसमैन हैं जो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे अंडर दीज टू योजनास। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे एज वर्किंग कैपिटल। जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेसमैन और वेंडर्स हैं तो उनको क्या किया जाएगा, 10,000 रुपीज़ तक का उन्हें कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जितने भी एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी एमपी से रिलेटेड है, तो ये फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। मध्य प्रदेश स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव नेम थैंक मॉम। मध्य प्रदेश ने एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, थैंक मॉम। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या निकल के आता है कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है, स्टार्ट किया है प्लांटेशन ड्राइव, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, थैंक मॉम। और ये किसके बेसिस पे स्टार्ट हुआ है, जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था तो उस दौरान क्या हुआ था, जो हमारा सोशल जस्टिस एंड डिसेबल वेलफेयर डायरेक्टरेट है तो इसको परमिट करने के लिए थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव को मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया, जो हमारे कमिश्नर है रेणु तिवारी जी, उनके द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो एक प्लांट लगाते हैं, एक प्लांट को प्लांटेड करते हैं, जैसे कि कैसे कैसे प्लांट, जैसे नीम हो गया, गुआवा, मैंगो, मूनलाइट, परिजट एंड तुलसी, तो ऐसे प्लांट्स को प्लांट करना है। और जो एम्प्लॉय इन प्लांट्स को प्लांट करेगा तो उसमें एक नेम प्लेट लगेगा, उसमें क्या होगा, उनकी जो एम्प्लॉयज़ की मदर्स हैं उनके नाम उस पर लिखे जाएंगे। मतलब कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नीम का पेड़ लगाया, ठीक है, और इसमें एक प्लेट लगेगी तो इसमें आपकी जो मदर है उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और उनके नाम से वो प्लांट को ग्रो, मतलब कि प्लांट किया जाएगा। तो ये इनका मेन मोटिव था इस ड्राइव को चलाने का। इसमें की पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं, इस बार का जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसका थीम क्या था, बायोडाइवर्सिटी, और मेन थीम था टाइम फॉर नेचर। मतलब कि जो हमारे इंडिया में जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा थीम डिसाइड किया गया था वो था टाइम फॉर नेचर, मतलब कि नेचर के लिए अब हमें क्या करना है, समय बनाना है। ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम था जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और स्टेट हैं वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमारा मेन फोकस क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द स्टेट। स्टेट के अक्रॉस क्या करना है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ईच एम्प्लॉय हैज़ बीन इंस्टिस्टेड टू प्लांट 1 ट्री इन अ ईयर।
मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये इंसिस्ट किया गया है, उन्हें प्रेरित किया गया है कि वो हर साल एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पेड़ लगा के आपने उसे छोड़ दिया, आपको उसकी केयर भी करनी है, उसे पूरा बड़ा भी करना है। इसीलिए उस पेड़ पर जो नेम प्लेट लगाया जाएगा उस नेम प्लेट में आपकी मदर का नाम लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, इस प्रोग्राम के अंडर ऐसे पेंटिंग डिस्कशन और जो अदर प्रोग्राम थे इन्हें भी क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकें, अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेज कर सकें। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल है भोपाल, गवर्नर कौन है, लालजी टंडन, और चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज एंड टुडेज टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर इसमें से भी आपको कोई भी आर्टिकल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइडेड है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसका PDF एंड PPT फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।